तो मैं अभी क्लास से वापस आ रही हूँ। मेरी 8 से 9 पीडियाट्रिक्स की क्लास थी और 9 से 10 में मेरी मेडिसिन की क्लास थी। दोनों में सेमिनार्स थे जो बच्चों ने प्रेजेंट किए थे और अब इसके बाद मुझे जाना है मेरे क्लिनिक्स के लिए। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मैं जा रही हूँ अब अपनी ईएनटी पोस्टिंग के लिए। ये बच्चे भी जा रहे हैं। हेलो टेंजिन। हाय। हेलो महक। कैसे हो आप? बढ़िया। आप कैसे हो? मैं भी बढ़िया। तो सुबह के अभी 10:20 हो रहे हैं और अब मैं जा रही हूँ अपनी क्लिनिक्स के लिए, जो कि मेरी पोस्टिंग है ईएनटी में। कैसे हो? ठीक हूँ, आप सुनाओ, आप कैसे हो? बढ़िया बढ़िया। वैसे सर्दियों का मौसम चल रहा है, पर यहाँ पे टांडा में तो मुझे लगता ही नहीं कि सर्दियाँ भी कुछ होती हैं, क्योंकि यहाँ पे देखो कितनी अच्छी धूप लग रही है। बहुत ही मौसम सुहावना सा है और यहाँ पर ऐसा ही रहता है तो काफ़ी मज़ा आता है। तो अब मैं पहुँच गई हूँ हॉस्पिटल। तो जो मेरा अभी जहाँ पोस्टिंग है ईएनटी डिपार्टमेंट में, वो है 2nd फ्लोर में। सो आई एम गोइंग और मैं अब थोड़ी देर में पहुँच जाऊँगी। 1st फ्लोर क्रॉस हो गया है और ये मैं पहुँच गई हूँ 2nd फ्लोर में। अब जाएंगे हम अपने ईएनटी डिपार्टमेंट में। उसके बाद वहाँ पर केस अलॉट होगा, फिर वो केस प्रेजेंटेशन होगी क्लास में। और ये देखो यहाँ पे कितना अच्छा, यहाँ बाहर का जो एटमॉस्फेयर है कितना अच्छा लग रहा है। और ये ओपीडी में पेशेंट आए हुए हैं बहुत सारे। यहाँ पर सर अब हमारी क्लास लेंगे। केस जो होगा आज का वो प्रेजेंट होगा और ये ओटी के अंदर का है थोड़ा सा व्यू। तो अब हमें सर ने बुला लिया है और सर अब हमें पढ़ाएंगे। सर ने हमें बहुत ही अच्छे तरीके से, बहुत ही बेस्ट तरीके से पूरा एग्ज़ामिनेशन सिखाया। बहुत ही अच्छा लगा। सो मेरी लास्ट पोस्टिंग है इस साल की ईएनटी पोस्टिंग। काफ़ी बहुत ही ज़्यादा एक एक्सपीरियंस इस पोस्टिंग से मुझे मिल रहा है और बहुत ही एक अच्छी पोस्टिंग चल रही है ओवरऑल आई कैन से। बहुत सारे केस देखे, जैसे मैंने नेज़ल पॉलिप का केस देखा, एलर्जिक राइनाइटिस का केस देखा, साइनोसाइटिस का केस देखा। साइनोसाइटिस के केस तो बहुत आते रहते हैं एंड डीएनएस का केस बहुत इंपॉर्टेंट है। डिविएटेड नेज़ल सेप्टम बहुत ज़्यादा कॉमन भी है आजकल। और इसके अलावा जो देखा था मैंने, हाँ, ट्यूमर का केस देखा था। सेलेब्री ग्लैंड ट्यूमर का केस आया हुआ था और एक एडिनोमा देखा, एडिनोमा का केस था। और इसके अलावा जो रोज़ देखती आ रही हूँ वो तो CSOM के केस। इट्स सो कॉमन नवा डेज़। तो CSOM जो डिक्रीज़ हियरिंग है उसका केस तो हर दिन कोई ना कोई आ रहा होता है। तो मैं अपने केस के बारे में बताऊंगी, जो मैंने केस क्लास में मतलब मेरा जो प्रेजेंट हुआ था। तो वो केस था CSOM का, दैट इज़ क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। तो होता क्या है कि इसमें डिस्चार्ज आता है। तो वो जो आंटी थे, 29-ईयर-ओल्ड आंटी थे, नदौन हमीरपुर के थे। उनसे मैंने हिस्ट्री ली। तो हिस्ट्री यही थी कि हिस्ट्री में उन्होंने बोला उन्हें उनके जो लेफ़्ट ईयर था उनसे रेशे आते हैं, ऐसा आंटी ने बोला। मतलब उनको डिस्चार्ज आ रहा था। तो आपको बस क्या करना होता है कि मतलब जो मैंने हिस्ट्री ली, बिकॉज़ एक डॉक्टर ना हिस्ट्री के बेस के ऊपर ही डायग्नोसिस बना देता है। तो उन्होंने मुझे बताया जैसे कि उनके एक लेफ़्ट ईयर से डिस्चार्ज आ रहा था। तो अब आपको डिस्चार्ज की एक अच्छे से हिस्ट्री लेनी होती है कि जैसे मैंने पूछा उनसे कि मतलब डिस्चार्ज कैसा था, आपको उसका कंसिस्टेंसी पूछनी है उन्होंने। और ये पूछा मैंने कि हाँ, इसमें कोई स्मेल तो नहीं आ रही थी, नॉन फॉल स्मेलिंग था, कोई ब्लड नहीं था, नॉन ब्लड टिंज था, ठीक है, प्रोफ्यूज़ था और म्यूकॉइड था, ठीक है। तो और कोई आंटी को इसके अलावा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। यही आपको उनकी जो चीफ कंप्लेंट थी यही डिस्चार्ज की थी। हिस्ट्री ऑफ प्रेजेंट हिलनेस में बस मुझे इस डिस्चार्ज को ही मैंने इलेबोरेट किया कि डिस्चार्ज कैसा था, उसका ऑनसेट, कि वो धीरे धीरे प्रोग्रेस की। आंटी ने 1 साल की हिस्ट्री दी कि 1 साल से उनको चल रहा है, क्योंकि जो आपका ये ओटाइटिस मीडिया होता है ना, ये मिडल ईयर क्लेफ्ट को इन्वॉल्व करता है आपके। तो उसमें होता क्या है कि अगर वो 3 वीक से कम की ड्यूरेशन है तो वो ASOM की तरफ प्रोग्रेस कर रहा है, ठीक है, एक्यूट सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया। लेकिन 3 वीक से ज़्यादा की हिस्ट्री आ रही है, जैसे कि आंटी की 1 साल की हिस्ट्री आ रही थी, तो इट प्रोग्रेस टुवर्ड्स CSOM। तो अब उनको, आंटी को कोई और कॉम्प्लिकेशन नहीं थी। आंटी ने बताया कि उनको जैसे उसमें कोई ऑर्डरलेस जो था, मतलब कोई उनको फॉल स्मेलिंग नहीं थी, उसमें प्रोफ्यूज़ था, म्यूकॉइड था। तो मेरा जो केस प्रोग्रेस कर रहा था वो सेफ टाइप ऑफ CSOM की तरफ कर रहा था, दैट इज़ ट्यूबोटिम पैनिक टाइप। तो उसके बाद क्या किया, उनकी
पास्ट हिस्ट्री भी पूछी उनसे कि कोई उनको पहले हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ या फिर उन्होंने एटीटी इनटेक जो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, कोई टीबी की दवाई वगैरह तो नहीं खाई थी। वैसे ही उनकी पर्सनल हिस्ट्री, कोई सर्जरी वगैरह, फैमिली हिस्ट्री भी उनकी नेगेटिव थी कि उनको मतलब यही कोई हाइपरटेंशन, डायबिटीज़ फैमिली में नहीं रन कर रहा था कोई। तो जो उनकी पर्सनल हिस्ट्री है उसमें आपको वो सब लेना होता है कि आंटी मतलब कैसा मिक्स डाइट कंज्यूम करते हैं, ठीक है, अल्कोहलिक तो नहीं है, जैसे आंटी नॉन अल्कोहलिक हैं, नॉन स्मोकर हैं, इस टाइप से आपको पर्सनल हिस्ट्री लेनी होती है। उसके बाद उनकी एग्ज़ामिनेशन करी, तो उसमें सबसे पहले तो मैंने जीपी किया, दैट इज़ जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन। तो उसमें हमें कुछ पॉइंट्स ध्यान में रखने होते हैं, लाइक हम उनको रिमेंबर करते हैं एज पिकल। तो पैलर देखना होता है आपको, पैल्पेब्रल कंजक्टिवा में एक टेरेस देखना होता है, फिर आपको साइनोसिस देखना होता है, ठीक है, और क्लबिंग जो आपको नेल्स के ऊपर देखते हो, क्लबिंग, देन लिम्फेडिनोपैथी, एडिमा, और उसके बाद उनको पेशेंट की कैसा है, फेब्राइल टू टच है, उनका पल्स रेट है ना, रेस्पिरेटरी रेट, और उनकी हार्ट साउंड्स, ये सब किया। उसके बाद जो था उनकी लोकल एग्ज़ामिनेशन करी ईयर की। लोकल एग्ज़ामिनेशन में क्या क्या देखा मैंने, उनका प्री ऑरिकुलर रीजन दोनों ईयर का जो था वो नॉर्मल था, पीना नॉर्मल था, पोस्ट ऑरिकुलर रीजन नॉर्मल था, तो जो जनरल इंस्पेक्शन पे तो सब नॉर्मल था। उसके बाद विद द हेल्प ऑफ ओटोस्कोप जब मैंने देखा तो राइट ईयर तो नॉर्मल था, लेकिन जब मैंने लेफ़्ट ईयर देखा तो उसमें मुझे सेंट्रल परफोरेशन दिखाई दी थी उनकी, जो टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की। और उसके अलावा तो उनके ऊपर ना जैसे मेरे पास ये है आपके ट्यूनिंग फॉक, ठीक है, ट्यूनिंग फॉक से मैंने क्या किया था, उनका रेनी टेस्ट किया था और बेबर टेस्ट किया था। तो जो उनका रेनी टेस्ट था ना, जो उनका लेफ़्ट ईयर था उसमें नेगेटिव था, क्योंकि उनका इन्वॉल्व भी ये लेफ़्ट ईयर हुआ है। और बेबर टेस्ट जो था वो शिफ्ट ही इस साइड को हो गया था, ठीक है, क्योंकि बेबर टेस्ट जो होता है वो पुअर ईयर की तरफ शिफ्ट कर जाता है, ठीक है। वहाँ पे कोई उनका न ग्रेनुलेशंस थी, कोई कोलिस्टेटोमा वगैरह कुछ भी नहीं था। तो अब जो मेरी मतलब टिम्पैनिक मेम्ब्रेन की उनकी सेंटर परफोरेशन थी, तो अब मेरी जो हिस्ट्री से मुझे डायग्नोसिस बना हुआ था मेरा, जो मैंने बनाया था कि वो सेप टाइप CSOM है, तो अब मेरा क्लियर हो गया था, क्योंकि सेंटर परफोरेशन थी और मैंने ट्यूनिफोक टेस्ट किए, तो दैट ऑल वर इंडिकेटिव ऑफ सेप टाइप ऑफ CSOM। तो वो ट्यूबो टिम्पैनिक टाइप जो था CSOM था। उसके बाद ईयर एग्जामिनेशन के बाद उनकी मैंने नोज़ एग्जामिनेशन की, तो नोज़ एग्जामिनेशन में एला, वेस्टिब्यूल और ये सब देखा, ठीक है। उसके बाद देखना होता है आपको नेज़ल सेप्टम वगैरह, और अंदर कोई ब्लड टिंज्ड एरिया तो नहीं है, कोई मास तो नहीं है। उसके बाद ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन की, ठीक है, और डेंटिशन, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट है ना, कोई ये ग्रोथ तो नहीं है, फॉरेन बॉडी, ये सब देखना होता है। यूबिला की कहीं डिविएशन तो नहीं है, नॉर्मल है, सेंट्रल है, मिड लाइन है, ठीक है। ये सब ओरल कैविटी की एग्जामिनेशन की। उसके बाद नेक की एग्जामिनेशन की। नेक में मोस्टली ट्रेकिया देखा कि मतलब ट्रेकिया जो है वो सेंट्रल है, मिड लाइन है, ठीक है, कोई उनको लिम्फेडिनोपैथी वगैरह तो नहीं हो रही, कोई मास तो नहीं विजिबल है। तो ये सब नेक एग्जामिनेशन की। उसके बाद सिस्टमिक एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं, जैसे कि आंटी की जो यही कि मतलब आप S1 S2 साउंड्स, और रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं बात करूँ तो नॉर्मल बेसिकुलर साउंड, और एब्डोमिन सिस्टम की इसमें कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी नहीं, तो मैंने किया भी नहीं। और उसके बाद जो था उनको आंटी को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, इन्वेस्टिगेशन करनी है। सबसे पहले तो आपकी आ जाएगी हीमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन। तो हीमाटोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन में तो आप CBC करवा लोगे, हीमोग्लोबिन है ना, ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, DLC करवा लेंगे, तो ये था। और यूरिन एग्जामिनेशन करवा सकते हैं। उनकी ऑडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन जो होती हैं, तो ऑडियोलॉजिकल एग्जामिनेशन में जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें क्या करेंगे, ओटोस्कोपी है ना, ओटोस्कोप से एंडोस्कोप एंड प्योर टोन ऑडियोमेट्री करवा सकते हैं। एंड उसके अलावा क्या करवा सकते हैं कि पल्स कल्चर सेंसिटिविटी करवा सकते हैं। एंड उसके बाद आता है रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, तो उसमें एक्सरे, मेस्ट्रॉइड, शूलर व्यू करवा सकते हैं, पेट CT करवा सकते हैं, ठीक है। बहुत एडवांस केस है तो MRI वैसे इतनी ज़्यादा ज़रूरत होती नहीं है। उसके बाद जो होता है ये आपकी इन्वेस्टिगेशन हो गई। उसके बाद अगर जब हमारा जैसे डायग्नोसिस बन गया है, सेफ टाइप ऑफ CSOM है, तो ट्रीटमेंट के लिए तो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है, मरिंगोप्लास्टी करते हैं। लेकिन मरिंगोप्लास्टी के लिए भी ना पहले प्री रिक्विजिट होते हैं कि जो एरिया है वो जो आपका जैसे आंटी का लेफ्ट ईयर है तो वो एटलीस्ट 6 वीक प्रायर टू द सर्जरी वो ड्राई रहना चाहिए, ठीक है, ड्राई। उसके बाद एरिया जो होता है वो इन्फेक्शन फ्री होना चाहिए, एंड उसमें कंडक्टिव हियरिंग लॉस होना चाहिए। तो ये कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं मरिंगोप्लास्टी
पास, ठीक है। उसके भी अलग अलग टाइप, जैसे अंडरले, ओवरले और इंटरले। इनमें जो बेस्ट होता है वो इंटरले होता है, लेकिन कई बार ना कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं इसकी सर्जरी की। तो उसमें कॉम्प्लिकेशन ये रहती है कि टेस्ट लॉस हो जाता है और सेंसोरी न्यूरल हियरिंग लॉस। तो इस तरह से मेरा केस था। बहुत सारे केस देखे, हर दिन एक नई नई डिज़ीज़ को देखते हैं, तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड दिस इज़ द लास्ट पोस्टिंग ऑफ दिस प्री फाइनल ईयर एंड आई डोंट थिंक अगले साल तो शायद होगी भी नहीं एनडी में पोस्टिंग। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है पूरी पोस्टिंग में, और बहुत कुछ सीखने को मिला है। सो गाइज़, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल। So this was the happy ending of posting.